हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यवर्त ट्यूटर्स। नाउ इट्स दृष्टि बड़तिया और आज हम यूपीएससी और एमपीपीएससी के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज। अब पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लक्ष्मीकांत से भी लिए हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं विद द हाईलाइटेड पेन। अब हाईलाइटेड पेन के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं उन्हें मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी में। साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उस क्वेश्चंस के आंसर भी वन लाइनर आंसर से, इजी मेथड है तो आप उसे लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पंचायती राज। जैसा कि हम जानते हैं पंचायती राज दिवस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं 24 अप्रैल 2018 को। अब इस पंचायती राज दिवस के साथ ही साथ हमें याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को ग्राम और मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायतों के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है। अब संस्थापक हम बोल सकते हैं कि संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है मीन्स हमें इतनी सी बात याद रखना है कि अगर पंचायती राज हम देखें तो एक छोटी इकाई से लेके एक बड़ी इकाई तक हमें कहाँ तक जो है पंचायती राज लागू किया गया है या उसके पावर हम यूज कर सकते हैं। तो हम बारी बारी से 3 इकाई है, हम तीनों देख लेंगे। एक ग्राम लेवल पे है, एक ब्लॉक लेवल पे है, या हम बोल सकते हैं विलेज लेवल टू ब्लॉक लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हम तीनों पर ही बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब यह अधिनियम हमें याद रखना है कि 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। साथ ही साथ इसी दिन वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जाता है। तो वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चंस हमें ये राइज करना है कि जो अधिनियम या एक्ट जो पंचायती राज के लिए लागू किया गया था उसी को हमने वर्षगांठ या उस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जैसा कि हमें पता है 2010 में मनाया गया था, लेकिन गौरतलब है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें याद रखना है कि अध्याय 9 और 11वीं अनुसूची से जोड़ी गई थी। इस दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अब अधिनियम का उद्देश्य ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अधिनियम का उद्देश्य हमें याद रखना कि ये 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है। अब 3 स्तरीय व्यवस्था, अब कौन कौन सी 3 स्तरीय व्यवस्था है पंचायत की जो इसके अंतर्गत आती है? जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम लेवल पे या हम बोल सकते हैं विलेज लेवल पे या विलेज स्तर पे पंचायत होती है। साथ ही साथ प्रखंड या हम बोल सकते हैं ब्लॉक लेवल पर, और तीसरी हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या जिला लेवल पे पंचायती जो पावर्स है वो दिए गए हैं। अब संविधान के किस भाग में पंचायती राज? तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के 90वें भाग या हम बोल सकते हैं 9th पार्ट में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो हमें पता होना चाहिए कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य हमें यह भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में सिंपल से बात है, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आते हैं लाइक क्वेश्चन 1 to 5 या हम बोल सकते हैं क्वेश्चन A to E अगर दिया है, वैसे तो 1 2 3 4 5, अब हमें ये देखना है कि उसमें से हाउ मेनी सेंटेंसेस और हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जितने ऑप्शंस करेक्ट होते हैं या इनकरेक्ट होते हैं तो हम उसके भी यहाँ पे आंसर वहां पे राइज करते हैं। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य हमें याद रखना है कि जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्या है पंचायती राज्य का उद्देश्य? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। साथ ही साथ किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि नीति निर्देशित सिद्धांत के तौर पर पंचायती राज्य व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों और संवैधानिक दर्जा दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि 73rd संशोधन या हम बोल सकते हैं 73rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज्य को राज्य संस्थाओं के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब ये भी याद रखना है हमें कि 73rd अमेंडमेंट किस सूची में आता है? तो हमें याद रखना है कि ये 11वीं अनुसूची में आता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो सिंपल सी बात है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग या हम बोल सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ही पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अब भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, हम 24 अप्रैल को हमने दिवस इसका घोषित किया है, पंचायती राज दिवस घोषित किया गया है। तो याद रखना है हमें कि 25 अप्रैल 1993 या 25 अप्रैल 1993 में हमें इसे लागू किया गया था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधी सी बात है, अगर राज पंचायत की बात आती है तो राजस्थान चिल्ला चिल्ला के आंसर हम देते हैं, लेकिन राजस्थान में भी कहाँ ये भी याद रखना जरूरी है। तो हमें पता होना चाहिए कि नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान स्टेट के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट या नागौर जिला है, वहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था दी गई थी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो हमें पता होना चाहिए कि नागौर में 1959 में लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1959 में लागू की गई थी, लेकिन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1993 में लागू किया गया है। ये भी याद रखना है हमें। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। अब किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 3 ऐसी समितियां देखेंगे जिनकी सिफारिश के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। आई रिपीट, बलवंत राय मेहता समिति। हम 3 समिति देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चन में बार बार मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आएगा भी। तो बहुत सारी समिति है जो इसके स्तर पे काम कर रही थी, पंचायती राज स्तर पे काम कर रही थी, लेकिन हमें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट किसका है? बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई। तो हमने जैसा देखा था कि ग्राम पंचायत या विलेज लेवल पे दिया गया है, फिर ब्लॉक लेवल पे दिया गया है, और फिर हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला लेवल पे दिया गया है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? अब सिंपल सी बात है कि बलवंत राय समिति ने पूरा फोकस अपना पंचायती समिति पे या राज पंचायत पे दिया गया था। तो पंचायत समिति इनका मुख्य समिति के अंतर्गत आती थी। पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो 2 स्तर होने का सुझाव हमें जैसा पता है कि अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पे तो हम बोल देंगे कि पंचायत स्तर पे एक विलेज लेवल का विलेज का प्रधान या ग्राम प्रधान जो है राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं पंचायती राज विषय की सूची। तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य सूची में ही पंचायती राज विषय की सूची दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो हमें पता होना चाहिए कि 73rd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया था, इसके ही तहत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कम से कम 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज संस्थान अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहता है? तो सिंपल सी बात है, अगर पंचायती राज की बात कर ले, हम ग्राम लेवल की बात कर ले, हम ब्लॉक लेवल की बात कर ले या जिला लेवल की बात करें, तो सभी सरकारी अनुदान पर ही निर्भर होते हैं। अब बात करते हैं कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो हमें पता होना चाहिए कि एक विकास खंड पे हमेशा एक प्रशासकीय अभिकरण ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हमें याद रखना है पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत। तो हमें जैसा पता है कि ग्राम मतलब विलेज, विलेज में सबसे ज्यादा मेला ठेला हम बोल सकते हैं, बाजार मार्केट बहुत लगता है, तो उनके डेट डिसाइड होते हैं। तो ग्राम पंचायत में जितना भी आय का स्रोत रहता है वो उनके मेले ठेले या बाजार या मार्केट से, या हम बोल सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जो उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसी की वजह से, या फिर गुड्स एक्सचेंज की वजह से ही उनकी आय एक क्या होती है, फिक्स हो जाती है हर विलेज की अपने अपने ग्राम पंचायत लेवल पे। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, मतलब अभी तक नहीं है?
तो हमें पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक ग्राम पंचायत, या हम बोल सकते हैं कि राज्य में पंचायती राज की प्रणाली नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दूंगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो हमें पता है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई, तो हमें याद रखना है ग्राम स्तर है, तो ग्राम स्तर के ही लेवल पे होगा। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की कि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल, तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य पंचायती राज का, जैसा कि हम जानते हैं कि टेनर याद रखना है, हमें कार्यकाल का याद रखना है, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी सरकार आती है तो कितने साल के लिए टिकती है? 5 साल के लिए। तो वैसे हमें याद रखना है कि पंचायती राज का भी कितना साल का टेनर होगा, तो सिंपल सी बात है 5 साल। अब नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज संस्थानों के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होते हैं, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो हमें पता होना चाहिए कि राज्य सरकार ही पंचायत के चुनाव के निर्णय लेता है। अगर पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर की गई है? तो सिंपल सी बात है कि प्रखंड स्तर पर, या हम बोल सकते हैं गोपनीय स्तर पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम ये नहीं कह रहे हैं कि पंचायती राज के लिए लागू होगा। पंचायती राज के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इन सभी के लिए लागू किया जाएगा, क्योंकि यदि अगर हम पंचायत को भंग किया जाए और पुनः निर्वाचन कितने समय के लिए अंदर अवकाश किया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर वहां पर अगर इलेक्शन के बाद अगर हम इसे भंग मानते हैं तो हमें री इलेक्शन जो है 6 मंथ के लिए किया जाता है, या 6 मंथ के बाद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 243D अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वह की आबादी के अनुपात में होगा, और अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम होनी चाहिए। बिकॉज हमें याद रखना है कि जो आर्टिकल 243D के अंदर SC/ST, हम बोल सकते हैं SC/ST रिजर्वेशन देखें तो SC/ST रिजर्वेशन का अलग अलग अपना हम बोल सकते हैं कि सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें 1/3 से कम सीटें नहीं होनी चाहिए। हमें ये याद रखना है सिर्फ SC/ST के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के लागू होने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 बना था। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और उस पर राज्यपाल को सिफारिश भेजने के लिए एक वित्त आयोग का भी गठन किया गया था। ये भी याद रखना है, हमें इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल मीन्स गवर्नर की सिफारिश याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 1992 में 74वां संशोधन हुआ था। हम बोल सकते हैं कि 1992 में संशोधन अधिनियम के साथ 74th अमेंडमेंट एक्ट में शहरी स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर हम शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो हम एक बड़े से लेके एक छोटी इकाई तक बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। तो हम एक एक इकाइयों के बारे में देख लेते हैं कि शहरी स्थानीय निकाय कौन कौन सी। पहले आएगा सबसे पहले नगर निगम, उससे थोड़ा छोटा नगर पालिका, फिर उससे छोटा अधिसूचित क्षेत्र समिति, फिर उससे छोटा शहर क्षेत्र समिति, फिर उससे छोटा छावनी बोर्ड, फिर टाउनशिप, फिर पोर्ट ट्रस्ट, फिर विशेष प्रयोजन एजेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब कुछ 10 क्वेश्चन है जो हमने अभी तक सब्जेक्टिव या हमने जितने भी 1 लाइन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देखे हैं पंचायती राज के, उस पर बेस्ट 10 क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उद्देश्य किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता चुकी हूँ कि बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी, इसलिए इन पर पहले हमें फोकस करना है इस आंसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि 3 स्तरीय पद्धति की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हमें पता है कि ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत, फिर हम जिला परिषद की बात कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप में चुनाव के आधार पर होती है। तो हमें याद रखना है विलेज लेवल,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के बाद किस राज्य में पंचायती राज को अपनाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। सबसे पहले पंचायती राज्य की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में की गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को अपनाया था। मेरा क्वेश्चन था, उसका ये आंसर हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है? जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 243, अब 243 में भी डी सेक्शन याद रखना है हमें, 243 का डी अनुच्छेद या आर्टिकल 243 के डी का संबंध पंचायती राज से है। कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 9 में आता है। कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची 11 में आता है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? अब सिंपल सी बात है, मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और जनमानस को राजनीति से जोड़ना होता है। तो ये भी याद रखना है हमें, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हमें याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसे कौन सी सूची में या अनुसूची के संविधान में जोड़ा गया है? तो हमें पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची के संविधान में इसे जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि 11वीं सूची में 29 विषय है, जिसमें एक पंचायती राज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इम्पोर्टेंट यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है हमें। और अगर आर्टिकल, सेक्शन या हम बोल सकते हैं अनुसूची, इनकी बात आती है तो ये हमें याद रखना है कि किस किस में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित होते हैं? तो हमें याद रखना है कि महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित होते हैं, जिसमें सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए होते हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। अब मैंने बताया था आपको कि 3 समिति, जिसमें से हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कौन कौन सी हैं। पहली हमें याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में 3 स्तरीय रही थी। सेकंड याद रखना हमें अशोक मेहता समिति, ये 1977 में 2 स्तरीय रही थी। तीसरी याद रखना हमें GV.K. राय समिति, ये 1985 में आई थी। फिर चौथी याद रखना हमें सिंधवी समिति अर्थात ML सिंधवी समिति, ये भी याद रखना है, ये 1986 ईस्वी में आई थी या ईयर में आई थी। सो गाइज, आपको जितने भी पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे बता दिए हैं, हमने आज डिस्कस करे हैं। आई होप आपको जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी पंचायती राज से रिलेटेड हमने बारी बारी से डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ मैं इसका एक सेकंड पार्ट लेके आऊंगी, जिसमें हम सिर्फ 1 लाइन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर मत करना भूलना। साथ ही साथ आप इसे टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। सो माय टेलीग्राम नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जो इसके क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।